गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने वीडियो के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मेमोरी। तो मेमोरी जैसा कि आपको पता है, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर आपका एक मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आपका जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में वो विदाउट मेमोरी स्टोर नहीं हो सकता है। तो मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कितने टाइप्स की आपकी मेमोरी होती है और कौन सी उनकी कैटेगरी है, कैसे कैसे उनको क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे पूरा मेमोरी का कंसेप्ट कि कैसे हमारी रैम कौन से आपकी क्लासिफिकेशन टाइप में है, रोम कैसे है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी टेम्परेरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है आपकी, ऑक्सिलरी के बाद आपकी जैसे परमानेंट मेमोरी क्या होती है और आपकी एक्सटेंडेड मेमोरी क्या होती है। तो ये सारे देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको क्लासिफिकेशन में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यू टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी में हम देखेंगे सबसे पहले मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी का ही दूसरा नाम है आपका मेन मेमोरी। प्राइमरी का दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी का आपके तीन नेम हैं। इसमें पहला आपका नाम है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। दूसरा आपका नाम है एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी। और एक आपका नाम है इसमें ऑक्सिलरी मेमोरी, AUXILIAY, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में एक आपका इसमें से मिल जाएगा और बाकी ऑप्शंस कुछ अलग दे देगा। ठीक है, तो आपको इसके साथ साथ इनके जो दूसरे नाम हैं, जैसे सेकेंडरी के तीन नाम हैं आपके परमानेंट, एक्सटेंडेड और ऑक्सिलरी मेमोरी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में अब हम आते हैं इस तरफ। प्राइमरी मेमोरी जैसे मैंने बताया कि ये मेन मेमोरी होती है। फिर इसके अंदर आपकी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है प्राइमरी मेमोरी को। इसमें एक है आपका वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, और दूसरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब वोलेटाइल मेमोरी को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका SRAM और सेकंड है DRAM। ठीक है, वन बाय वन हम हर टर्म के बारे में देखेंगे कि उनकी वर्किंग क्या है। जैसे यहाँ पर SRAM है, DRAM है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सारा वन बाय वन हम देखेंगे एक बार आपका चार्ट कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में अब हमारा है, नॉन वोलेटाइल में पहले इसके ऊपर आप लिख सकते हैं रोम। ठीक है, यहाँ पर जैसे रोम, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रैम। ये है आपका रैम। तो रैम के आपके दो टाइप्स हो गए, ऐसे ही रोम के आपके ये दो टाइप्स हैं। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं इधर, और ये आपकी क्या है? रोम। ठीक है, तो रोम में आपके फर्दर तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका EROM, EROM, दूसरा आपका है EPROM, EPROM, और थर्ड है EEPROM। सॉरी, ये आपका इधर रहेगा PROM। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को के अंदर जो हमारा रोम है उसको फर्दर थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये आपका जो है प्राइमरी मेमोरी आपकी वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल के अंदर आपकी रैम है, रोम है, रैम के अंदर आपके SRAM, DRAM, ऐसे ही नॉन वोलेटाइल रोम के अंदर PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं सीक्वेंशियल
मेमोरी और दूसरा है डायरेक्ट मेमोरी। डायरेक्ट मेमोरी, ठीक है। अब सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर इसको फर्दर डिवाइड किया है सीक्वेंशियल मेमोरी को, जिसमें लिखा गया है मैग्नेटिक टेप। इसमें क्या आता है, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। सीक्वेंशियल मेमोरी में आपका आ गया मैग्नेटिक टेप। और अब डायरेक्ट मेमोरी जैसे हैं तो इसके अंदर फर्दर कैटेगरी है। डायरेक्ट मेमोरी में आपकी कौन कौन सी आती हैं वो हम देखेंगे। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, और फ्लैश मेमोरी। इसमें आपकी दो हैं मेनली, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। अब ऑप्टिकल डिस्क में आपकी कौन कौन सी आते हैं, इसमें पहला आपका है CD, ठीक है, CDR। आप पहले CD लिख लीजिए, CD के बाद इसमें DVD और ब्लू रे, ठीक है। ऐसे ही CD को फर्दर डिवाइड किया गया है, CDR और CDRW, ठीक है। ऐसे ही DVD को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें DVD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD ऑडियो, और एक और है, मैं इसको इधर नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, DVD वीडियो, ठीक है। तो DVD को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, DVD वीडियो, DVD-R। DVD-R मतलब DVD रीडेबल, DVD-RW DVD रीडेबल राइटेबल, DVD ऑडियो, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसके साथ में इधर है आपका ब्लू रे, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी में आपका क्या आता है, एक तो पेन ड्राइव और दूसरा मेमोरी कार्ड, ठीक है। अब मेमोरी कार्ड में भी फर्दर 2 कैटेगरी हैं, एक SD और एक MMC, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, इसके अंदर आपका है एक PD यानी पेन ड्राइव, उसके बाद मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड में फर्दर 2 कैटेगरी हैं, SD और MMC। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन से आपकी मेमोरी का कैसे वर्किंग है, किसका क्या यूज़ है और कौन सी कहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अभी हम इनके बारे में देखेंगे। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब ये जो आपकी मेमोरी है ये आपके कहाँ पर है, आपका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर सेट की गई है। आपका जो मदरबोर्ड है कंप्यूटर में, जिसके ऊपर आपकी रैम भी वहीं पर होती है, आपका रोम भी वहीं पर होता है, आपकी प्रोसेसर भी वहीं पर होता है। तो ये सारी चीज़ें, पूरा जो उसका एक बड़ी चिप है जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं, वहीं पर आपकी ये प्राइमरी मेमोरी की लोकेशन होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम क्या है आपका, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी में 2 पार्ट हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, इसमें भी कई बार डिफरेंस आपका आता है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए अचानक से, तो उस टाइम पे आपको मान लो आपका कोई भी डाटा आपने ओपन किया हुआ है और वो आपका लॉस्ट हो जाए, ठीक है। तो वो जो लॉस्ट है डाटा, वो किसकी वजह से, आपका वोलेटाइल मेमोरी की वजह से। तो रैम क्या है, उस डाटा को रेसिस्ट नहीं कर पाती, उसको दोबारा से उसका बैकअप नहीं रख पाती है। तो इसलिए जो भी आपके एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी इसको बोल सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी आपकी क्या है, एक तरह से टेम्परेरी है, मतलब ये टेम्परेरी आपको डाटा का स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो वोलेटाइल जो है उसके अंदर आपका क्या है, एग्जांपल रैम। रैम के अंदर डाटा कब तक है, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं तब तक वो आपके डाटा को रिटेन करके रख रही है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चली गई तो वो डाटा को रिटेन नहीं कर पाती है। तो
नॉन वोलेटाइल में आपका क्या है, रोम। अब रैम और रोम, कई बार रैम की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। रैम में क्या है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है, ये कहीं से भी डाटा को उठा सकती है। जैसे मान लो आपने सिस्टम में कोई भी फाइल, मान लो आपने एक बार वीडियो फाइल चलाई, एक बार आपने ऑडियो फाइल चलाई, फिर आपने टेक्स्ट की फाइल ओपन कर दी, उसके बाद आपने इंटरनेट की ब्राउजिंग करनी शुरू कर दी। तो रैंडमली आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी रैम यूज़ हो रही है आपकी, ये रैम या ये रैम। तो आपकी जो रैम RAM है वो आपकी वहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। रोम कहाँ पर यूज़ होती है, रोम होती है आपके बायोस। जैसे आपने सिस्टम को ऑन किया, आपने अपने सिस्टम को स्टार्टिंग की, मान लो आपने आज सिस्टम को फर्स्ट टाइम ओपन किया है, जैसे ही ऑन किया तो उसमें जो फर्स्ट टाइम रोम का आपका वर्किंग चालू होगी, ठीक है। रोम के साथ आपका होता है बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सप्लाई, ठीक है। तो रोम आपका वर्किंग करेगा, और ये रोम जो है आपका, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, जब आप कोई आपका प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, मान लो आपने कंप्यूटर परचेज़ किया, तो आपका जो सिस्टम यूनिट है, आपका जो CPU है, उसमें आपका रोम जो है इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही उसको डाल के दिया जाता है। देखो, रैम आप बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोम एक बार जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर आ गया, उसके बाद वो आपका परमानेंट उस मदरबोर्ड पर रहेगा। जब तक आप उस सिस्टम को यूज़ करेंगे आपका रोम वही रहेगा। रैम को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोम आपका फिक्स है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंपनी है, उन्होंने उसको एक सेटअप करके उस चिप को इंस्टॉल करके आपके मदरबोर्ड पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब फिक्स मेमोरी। जो एक बार इसके अंदर कोडिंग आपने कर दी रोम में, वो फिक्स रहेगी, उसमें फिर आप फर्दर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा वर्किंग किसकी स्टार्ट होती है, वहाँ पर रोम की, ठीक है। और रोम क्या करता है, उसकी जो फाइल्स हैं, विंडोज़ की फाइल्स हैं, सिस्टम की जो फाइल्स हैं जो उनको स्टार्ट करने में मदद करती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, हमारी रोम के अंदर होती हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी में रैम है, रैम के अंदर अब हमारी दो टाइप हैं, SRAM और DRAM। एस की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, और ये क्या है आपकी डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, ठीक है। तो SRAM मतलब स्टैटिक रैम, D डायनामिक रैम। देखो, स्टैटिक और डायनामिक दोनों वर्ड्स से आपको क्लियर है कि स्टैटिक मतलब कि फिक्स्ड, एक तरह से वो फिक्स हो चुकी है स्टैटिक रैम। और अगर इसमें डिफरेंस की बात करें तो स्टैटिक रैम जो है आपकी, वो क्या होती है, ये आपकी जो है कॉस्टली होती है एज़ कंपेयर टू डायनामिक रैम, ये इससे चीपर होती है, ठीक है, ठीक है। और SRAM जो है, इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी क्या स्पीड होती है, हाई स्पीड, हाई स्पीड। इसकी जो है लेस होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, ठीक है। इसके अंदर जो आपका एग्जाम्पल आता है वो कैश मेमोरी का आता है। किसका एग्जाम्पल आता है, कैश मेमोरी। हाई स्पीड है तो इसके अंदर जो आपका है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, एक रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कैश मेमोरी क्या है, एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ऑप्शन में दे दिया आपको कैश, रैम, रोम और आपका एक हार्ड डिस्क दे दी, जैसे मान लो ऑप्शन में। तो वहाँ पर आपको आंसर क्या क्लिक करना है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी किसके बीच में होती है, आपके रैम के बीच में और आपके CPU के बीच में। CPU का क्या काम करता है, आपका CPU आपका प्रोसेसिंग का काम करता है, तो उसको डाटा कौन ला कर देता है, आपकी कैश मेमोरी देती है, ठीक है। कैश मेमोरी उसको डाटा अवेलेबल कराती है, वो जल्दी से उस पर प्रोसेसिंग करता है और आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी आपकी वर्किंग किसके बीच में करती है, आपकी मेन मेमोरी के बीच में और CPU के बीच में, ठीक है। तो कैश मेमोरी के आने से आपका क्या है, आपकी प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की वर्किंग की स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए कैश की जो आपका कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू आपके DRAM, ठीक है। तो SRAM के अंदर आपकी कैश मेमोरी आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब है DRAM आपकी क्या है, मेनली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंज्यूम ज़्यादा करती है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी DRAM जो है वो एज़ कम्पेयर टू SRAM कंज्यूम करती है ज़्यादा, ठीक है। तो DRAM के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो आपकी रैम है, आपकी DDR1 है, DDR2 है
और जो भी आप रैम कंप्यूटर में लगाते हैं वो सारी आपकी किसके अंदर आती हैं, डी रैम यानी डायनेमिक रैम। ठीक है, इसमें फर्दर इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस चार्ट को कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अब आता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपकी आती है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जैसे ही आप नाम से ही पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि हम उसमें कोई राइट या किसी तरह का एडिशन नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको रीड करा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आपका प्रोग्रामिंग सेट है। ठीक है, जो आपकी एक बार सेट हो गई प्रोग्रामिंग, सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों को रीड करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है आपकी नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, एक बार जो उसमें डल गया वो डल गया। ठीक है, इसलिए रोम का दूसरा नाम, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रह जाए, रोम जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, या आपका उसमें से एक्सटेंडेड मेमोरी, इस टाइप से 4 आपके ऑप्शन सेट कर देगा और पूछ लेगा। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी क्या है, रोम है। अब रोम को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। वन बाय वन देखते हैं कि पी रोम। पी रोम क्या है आपकी, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो मैंने जैसे अभी बताया कि रोम के अंदर आपका डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, आपकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सेट रहती है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब वो सिर्फ उसको रीड करेगा, जो एक बार प्रोग्राम उसमें डल गया उसको रीड करने का काम क्या है, रोम के अंदर जो आपकी पी रोम टाइप है उसका काम सिर्फ उसको रीड करने का है। ठीक है, उसमें फर्दर इसका इससे एक्स्ट्रा या इसके अलावा कोई इसका काम नहीं है। सिर्फ जो आपने सिस्टम ऑन किया, अगर पी रोम एक्टिवेट है तो वो सिर्फ उस डाटा को रीड करेगी जो उसके अंदर आपका इंस्टॉल हो रखा है। अब है ई पी रोम। ई पी रोम की अगर बात करें तो इसका है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब इसमें आप जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है, इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसकी मदद से इस पी रोम को क्या है आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूवी आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसकी मदद से आप ये जो रोम टाइप है ई पी रोम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जो प्रोग्रामिंग इसके अंदर कर दी आपने फिर वही आपकी फर्दर चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, ऑटोमेटिक पहले से ही डली हुई थी। इसके अंदर आपका क्या है, आपने अल्ट्रा वायलेट रेज की मदद से इसमें प्रोग्रामिंग कर दी। ठीक है, अब ये है आपका ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी फर्दर कैटेगरी आपकी लास्ट जो है डबल ई पी रोम। इसमें क्या है, आपने जो इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम किया है, आपने मान लो कोई आपकी रोम थी ब्लैंक थी, आपने उसको इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम कर दिया, यूवी रेज के थ्रू आपने उसमें डाटा डाल दिया। अब उस डाटा को आपको डिलीट भी करना है। ठीक है, तो वो डिलीट कैसे होगा, वो आपकी डबल ई पी रोम के अंदर आपकी फंक्शनैलिटी है जिसमें आप इलेक्ट्रिकली आप यूवी रेज की मदद से उसको इरेज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हम और आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो आपकी रोम रैम ये डेवलप करती हैं, उन्हीं के पास ये आपकी सारी सुविधाएं होती हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब रोम को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका एग्जाम में सिर्फ जहाँ तक पॉसिबल है वो इनकी फुल फॉर्म के बारे में आता है या रोम की टाइप्स के बारे में पूछ लेता है कि रोम की कौन कौन सी टाइप है, या किसी भी एक टाइप को उसका एब्रीविएट फॉर्म में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मेनली आपका प्राइमरी मेमोरी में आपके 2 पार्ट थे, वो आपके यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, इसके फर्दर 3 ने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद इसमें आते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी और डायरेक्ट मेमोरी। ठीक है, सीक्वेंशियल मेमोरी में आपकी आती है मैग्नेटिक टेप।
सीक्वेंशियल मतलब एक फ्लो में चले, जहाँ से वो स्टार्ट हो गई उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए आपकी चलेगी। जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, उसमें क्या है, आप स्टार्टिंग से उसको देखते हैं और वो सीक्वेंस में चलते हुए आपकी एंडिंग तक चलती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक फ्लो में जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से वो कंटिन्यूस आपकी चलती रहेगी और एक एंड पॉइंट तक आपकी जाकर फिनिश हो जाएगी। तो मैग्नेटिक टेप्स क्या हैं, देखो इसका एग्जांपल बेस्ट मैं अगर दूं, आपकी जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें आप जितनी भी वो कोई भी फिल्म वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो वो डाटा स्टोर करते हैं अपना, जो भी वीडियो फाइल्स जितनी भी स्टोर करते हैं, तो वो बेसिकली मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते हैं। वो इनमें से बाकी में से कुछ भी यूज़ नहीं करते, वो मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते हैं, कैसेट की फॉर्म में होती हैं। जैसे आपकी पहले आपकी ऑडियो कैसेट्स होती थी जो स्टीरियो वगैरह में चलती थी, ठीक है, वो तो जस्ट एक मैग्नेटिक टेप्स का एक छोटा पार्ट है। लेकिन ये मैग्नेटिक टेप यहाँ पर जो ये यूज़ करते हैं, ये एक लार्ज फॉर्म में होती है, मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ह्यूज होती है। बाकी सबसे इसमें जो कैपेसिटी है सबसे हायर होती है। कहने का मतलब ये जितनी भी टाइप की मेमोरी हैं, इसमें अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो सबसे हायर कैपेसिटी आपकी किसकी होती है, मैग्नेटिक टेप्स की। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हायर कैपेसिटी। ऑप्शन इनमें से दे देगा और एक ऑप्शन आपको मैग्नेटिक टेप में मिलेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप हो गया है। उसके बाद है डायरेक्ट मेमोरी। सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप, डायरेक्ट में आपके हैं ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। देखो डायरेक्ट मेमोरी क्या है, डायरेक्ट में आपकी ऑप्टिकल, जैसे मान लो आप मार्केट से आप क्या लाए, सीडी या डीवीडी ले आए। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप ऑप्टिकल डिस्क में मैंने एग्जांपल दिया है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। तो ऑप्टिकल मतलब, ऑप्टिकल वर्ड से यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब एक तरह से लाइट सिग्नल्स जहाँ पर है, जहाँ पर लाइट सिग्नल्स, लाइट से आपकी डाटा को रीड कर रही है या राइट कर रही है, तो वहाँ पर उस टर्म, कंप्यूटर में उस टर्म को बोलते हैं ऑप्टिकल। ठीक है, जहाँ पर लाइट रेज का यूज़ करके डाटा को रीड या राइट किया जाता है, तो वो आपकी जो मेमोरी है वो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। और ये कौन कौन सी हैं आपकी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। ठीक है, अब वन बाय वन इसमें देखते हैं। सीडी, सीडी आपकी फुल फॉर्म जैसे मैं इसकी लिखूँ तो इस सीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका नॉर्मल जो साइज़ है अराउंड 700 MB के अप्रोक्स होता है। ठीक है, सीडी जो है आपकी नॉर्मली 700 MB के आसपास इसका साइज़ होता है। मेमोरी यूनिट जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे बिट क्या है, बाइट क्या है, निबल क्या है, किलोबाइट क्या है, जीबी क्या है, MB क्या है, तो ये सारी मेमोरी की जो यूनिट्स हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीडी जो है नॉर्मली 700 MB की है और इसकी दो कैटेगरी हैं, सी डी आर मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, देखो पहले क्या होता था, आपने अपने सीडी प्लेयर में भी चलाई होंगी, जैसे आपकी कोई सॉन्ग्स की सीडी है या कोई वीडियो की सीडी है, तो आपने जस्ट उसमें इंसर्ट कर दिया अपने सीडी प्लेयर में या सीडी प्लेयर में, और वो फाइल तुरंत क्या है आपकी चल जाती है। ठीक है, तो सीडी का मतलब, रीड का मतलब उसने सिर्फ उस फाइल को रीड किया, जो उसके अंदर डाटा था उसने उसको रीड किया है, तो वो कैटेगरी आपकी क्या है, सीडी रीडेबल के अंदर। आर का मतलब है रीडेबल। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है सीडी आर डब्ल्यू, रीडेबल राइटेबल। आर का मतलब रीडेबल और डब्ल्यू का मतलब राइटेबल, तो सीडी रीडेबल एंड राइटेबल। ठीक है, तो सीडी आर डब्ल्यू का मतलब, आप मान लो ब्लैंक सीडी आप लेकर आए, ठीक है, या आपकी कोई सीडी पहले से भरी हुई है, लेकिन उसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे उसमें सेट किया हुआ है कि आपको आप इस सीडी को क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, उसमें अगर डाटा है तो रीड करवा भी सकते हो, उस डाटा को डिलीट करके आप उसमें फर्दर दूसरा डाटा भी ऐड कर सकते हैं। मान लो आपकी कोई पहले ऑडियो सीडी थी, फिर आपने उसमें कोई फाइल्स वगैरह डाल दी कंप्यूटर की, तो वो काम उसमें कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आप उसको रीड कर सकते थे, जो एक बार डल गया सिर्फ उसको रीड करना होता है। यहाँ पर आप उसमें रीड भी कर सकते हैं और फर्दर उसमें आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो डाल भी सकते हैं। इसलिए सीडी की आपकी ये दो कैटेगरी हैं। उसके बाद है डीवीडी। डीवीडी को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो डीवीडी, एक तो आपको वीडियो, डीवीडी वीडियो, जिसमें आपकी मूवीज़ वगैरह जो आती हैं वो आपकी डीवीडी वीडियो होती हैं, उसमें सिर्फ आप उस मूवी को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप प्ले कर सकते हैं, तो ऐसी डीवीडी को बोलेंगे हम डीवीडी वीडियो। एक फिर दूसरी है डीवीडी ऑडियो। डीवीडी ऑडियो में सिर्फ आप उसमें सुन सकते हैं। ठीक है, MP3 फाइल्स जो हैं वो आपकी डीवीडी ऑडियो में आती हैं, और MP4 फाइल्स और इसके अलग अलग कई फाइल फॉर्मेट हैं वीडियो और ऑडियो के, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि डीवीडी वीडियो में हम सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, डीवीडी ऑडियो में हम सिर्फ फाइल
ऑडियो यानी लिसन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें DVD-R। DVD-R क्या है? DVD, देखो DVD की फुल फॉर्म क्या होगी, पहले DVD की एक बार फुल फॉर्म आप नोट कर लें। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। DVD की फुल फॉर्म है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है DVD स्टैंड्स फॉर, या DVD की एब्रीविएट फॉर्म क्या होगी। तो आपका इसमें क्वेश्चन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी आपकी फुल फॉर्म है। और DVD के 4 पार्ट कौन कौन से हैं, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट आपकी DVD वीडियो ऑडियो मैंने बताया, और DVD-R मतलब DVD रीडेबल। DVD-R मतलब DVD रीडेबल, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी DVD के अंदर आपकी कोई फाइल है, आप सिर्फ उसमें रीड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर CD-R में था, ऐसे ही DVD-R है। फ़र्क दोनों में क्या है? साइज़ का फ़र्क है। DVD-R में आपकी वीडियो क्वालिटी के लिए बनाया गया है, मेनली वीडियो। आप अगर किसी भी DVD के अंदर वीडियो डालेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है मेनली ऑडियो जो आपकी CD है उससे बेटर रहती है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, DVD का जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू CD आपका बड़ा होता है, ठीक है। इसका साइज़ अराउंड 4 GB से स्टार्टिंग होती है इसकी, और 16 GB तक भी आपको DVD मिल जाती है, ठीक है। तो DVD मेनली अगर डिफरेंस दोनों में किया जाए तो CD का जो है स्मॉल साइज़ होता है, DVD का साइज़ जो है बड़ा होता है, क्योंकि DVD में आपकी कौन सी फाइल आती हैं? वीडियो फाइल्स, और वीडियो फाइल्स आपका स्पेस ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो इसलिए DVD-R मतलब DVD रीडेबल। DVD-RW क्या है? DVD रीडेबल एंड राइटेबल। जैसे यहाँ पर CD-RW था, ऐसे ही DVD-RW मतलब कि वहाँ पर आप उसको रीड भी करा सकते हैं और आप उसमें राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका DVD का पार्ट है। अब आता है ब्लू रे। देखो DVD के बाद भी हमारी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, हमारी जैसे CD हैं DVD हैं, ऐसे ही देखने में एक ब्लू रे डिवाइस यानी ब्लू रे नाम की आपकी CD DVD जैसे होती है, ऐसे ही ब्लू रे नाम की आपकी DVD आई। और उसका नाम, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, मतलब मिनिमम आपका उसमें 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा अगर स्टोर करते हैं तो भी आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्लू रे करेंगे, ठीक है। मिनिमम साइज़ कैपेसिटी इसकी क्या है? 25 GB है, और मैक्सिमम क्या हो सकती है इसकी? 25 के बाद 50 GB भी आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है? सिंगल साइड और डबल साइड दोनों में अवेलेबल रहती है। सिंगल साइड अगर होती है तो 25 GB, और डबल साइड में जैसे उसको देखते हैं तो आप एक ही DVD में आप 50 GB तक डाटा स्टोर करते हैं, और उससे बड़ा भी इसमें साइज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? इनसे भी आपकी एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी आपकी आई हुई है, जिसमें आपका साइज़ जो है बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल जो मूवीज़ हैं वो ब्लू रे टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आजकल जो है HD क्वालिटी मूवीज़ हैं तो उनमें साइज़ जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो DVD हैं ये अब पॉसिबल नहीं है कि इनमें उस डाटा को ले लिया जाए, क्योंकि इनका साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू ब्लू रे जो आपकी नई आई है उनसे काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसलिए ब्लू रे को हम प्रेफर करते हैं अभी। इसके बाद आता है डायरेक्ट मेमोरी में आपकी फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी है मेनली, अगर मैं सिंगल टर्म में इसको डिफाइन करूँ तो एक बार में हम डाटा को जो डिलीट कर दें, एक बार में ही डाटा को किसी भी ड्राइव से डिलीट कर दें, ठीक है, या उसमें इंसर्ट कर दें विद ए सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी आप 1 से 2 या 3 सेकंड के अंदर आपको मान लो डिलीट करना है डाटा, तो फ्लैश मेमोरी उसका यूज़ करते हैं। फ्लैश मतलब बहुत ही कम टाइम में आप डाटा को एकदम से उसको इरेज कर दें। तो वहाँ पर आपकी इसमें 2 तरह के हैं, एक तो है PD यानी पेन ड्राइव, और दूसरा है मेमोरी कार्ड। आप सभी को पता है, मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो PD में क्या है? ये जैसे मान लो स्टार्टिंग में 1 GB की आई, फिर आपकी 2 GB साइज़ रहा, फिर आपका 4 GB हुआ, 8 GB, 16, 32, 64, ठीक है। 64 GB तक अभी नॉर्मली आपके अवेलेबल हो जाती हैं पेन ड्राइव्स। तो इसमें क्या है, आप डाटा को मान लो आपने उसमें कोई डाटा स्टोर किया हुआ है, आपको डिलीट करना है, बिल्कुल उसको क्लीन करना है, तो जस्ट ए सिंगल क्लिक के साथ आप क्या करते हैं, उसमें से सारे डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो फ्लैश मेमोरी, एक सिंगल क्लिक के साथ ही आप उसमें से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद है मेमोरी कार्ड के अंदर आता है आपके SD और MMC। देखो मेमोरी कार्ड सभी को पता है, फ़ोन्स के अंदर जो भी आपके मल्टीमीडिया फ़ोन्स हैं सब में आपके मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। और मेमोरी कार्ड में आपका इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक है SD और एक है MMC, ठीक है। SD और MMC। SD का फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं,
इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर डाटा। और एमएमसी की अगर लिखूं तो इसकी फुल फॉर्म है मल्टी मीडिया कार्ड। एसडी यानी सिक्योर डाटा और एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड। तो मेमोरी कार्ड बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एसडी और एमएमसी। जो पहले कार्ड आते थे, जो पहले आपके जब से आपके टच स्क्रीन फ़ोन है, इनसे पहले जो आपके फ़ोन्स होते थे उनमें एसडी कार्ड डलता था। उनका साइज़ जो है नॉर्मली बड़ा होता था, किससे? एमएमसी कार्ड से। यानी मल्टीमीडिया कार्ड का जो साइज़ था वो एज़ कम्पेयर टू एसडी कार्ड क्या था? छोटा था। आजकल जो आपके मेमोरी कार्ड हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? एमएमसी कैटेगरी के। स्मॉल साइज़ के जो कार्ड, मेमोरी कार्ड हम यूज़ करते हैं फ़ोन में, वो कौन सा है? एमएमसी। और एसडी क्या है? उससे बड़ा जो कार्ड है, जैसे कैमरा में आपका जो मेमोरी कार्ड लगता है वो भी आपका कैसा कार्ड है? एसडी कार्ड है। ठीक है, तो ये मेनली मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया। मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर इधर आप वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, रैम, रोम के उसके टाइप के बारे में बताया। इधर मैंने सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप, डायरेक्ट में आपकी ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी, फिर इसके फर्दर पार्ट डिवाइड किए, वो एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी ओवरव्यू एक मिला होगा मेमोरी के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सारा एक बार आप दोबारा से देख लें वीडियो को पुश करके, अगर समझ में ना आए हैं तो। और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी यूनिट का पार्ट। ठीक है, मेमोरी यूनिट का पार्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। और एक दो टर्म्स जो रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अभी आपको चार्ट कराया था उसमें मेमोरी का जो चार्ट था उसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी में आपका एक पार्ट और है सेकेंडरी में, वो है मैग्नेटिक डिस्क। जैसे मैग्नेटिक टेप के बारे में मैंने बताया, वैसे ही मैग्नेटिक डिस्क भी है। वहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने ये अभी यहाँ पर लिखा है आपके लिए। तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है आपका? एक है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क। ठीक है, एक है आपका फ्लॉपी डिस्क और दूसरा हार्ड डिस्क। ये भी आप उस मेमोरी के चार्ट का ही पार्ट मानिए। सेकेंडरी मेमोरी जो मैंने इस तरफ लिखी थी उसी में आपका एक पार्ट और है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करूं तो फ्लॉपी डिस्क क्या था? एक आपकी, आजकल तो ये यूज़ में है नहीं, पहले क्या था, जब हार्ड डिस्क अवेलेबल थी उसके साथ ही आपको फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलती थी। पहले क्या था, सीडी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो सीडी की जगह आपको फ्लॉपी का ड्राइव मिलता था कंप्यूटर में। जो आप आजकल जहाँ पर सीडी डालते हैं, पहले सीडी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो उससे पहले फ्लॉपी आपकी यूज़ होती थी। और इसका जो स्टोरेज की कैपेसिटी थी वो भी आपकी बहुत ही कम थी। मतलब कि इसमें आप जो डाटा स्टोर कर सकते थे वो सिर्फ फाइल वाला डाटा स्टोर कर सकते थे, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डाटा है, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में जो डाटा है आपका, वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते थे। इसके अंदर किसी तरह की ना तो ऑडियो फाइल आती थी ना वीडियो फाइल आती थी। सिर्फ आपके जो ऑफिशियल वर्क जो आपका करते हैं वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर, वो सिर्फ आपकी फाइल्स इसके अंदर स्टोर होती थी, क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत ही कम होता था। इसका जो एक बार स्टैंडर्ड साइज़ देखने को मिलता है वो है आपका 3.44 MB। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आता है फ्लॉपी डिस्क विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द साइज ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क। तो जहाँ पर आपको 3.44 MB मिले अगर ऑप्शन में, तो उसको आप टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो साइज़ रहता था वो 3.44 MB की आपकी फ्लॉपी डिस्क आई थी आपकी इसमें। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको पता ही है, अभी भी आपके सिस्टम्स में जो डिस्क यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका सारा डाटा स्टोर होता है, वो आपकी क्या है? हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क नॉर्मली आपका जो साइज़ है इसमें हार्ड डिस्क में वो 500 GB या 1 TB नॉर्मली अभी जो यूज़ में चल रहा है वो ये है। ठीक है, 1 TB तक की हार्ड डिस्क हम नॉर्मली अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क आपका क्या है? एक मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो इसमें क्या होते हैं आपकी, एक तरह से ये आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें आपको ऐसे थोड़ा सा देखने को मिलेगा इसमें, और यहाँ पर हेड होता है आपका। ठीक है, और इसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स बने होते हैं। क्या होते हैं इसमें? आपके ट्रैक्स, और उन ट्रैक्स के अंदर आपके क्या होते हैं? सेक्टर्स बने होते हैं। तो ट्रैक्स और सेक्टर्स की बात अगर आती है, ये ट्रैक्स और सेक्टर्स फ्लॉपी डिस्क में भी होते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क अभी यूज़ में आती है हमारी। फ्लॉपी डिस्क अब आउट ऑफ आपका आउट ऑफ मार्केट बोलो या आउट ऑफ आपके यूज़ से बाहर है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी कम था, इससे रिप्लेस हो गई हैं।
इसलिए मार्केट्स में ये जो है रिप्लेस हो गई है, इसकी जगह आपकी पेन ड्राइव आ गई हैं, आपकी CDs हैं अवेलेबल, तो ये जनरली अब आउट ऑफ आपका यूज़ है। तो हार्ड डिस्क में अगर बात करें ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, तो कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रैक्स एंड सेक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन उसमें मान लो रैम डाल दिया, रोम डाल दिया, हार्ड डिस्क डाल दी, पेन ड्राइव डाल दी, इस तरह से डाल दी। तो आपको पता होना चाहिए ट्रैक एंड सेक्टर्स आपके कहाँ पर होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका था मैग्नेटिक डिस्क में, जिसमें आपकी 2 टाइप थी, ठीक है। इससे आपका जो आपका चार्ट था मेमोरी का वो आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर आपकी, एक है NV रैम। NV रैम मतलब, NV मतलब नॉन वोलेटाइल। NV क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डाटा आपका स्टोर रहे, आपका डाटा डिलीट ना हो, ठीक है। वोलेटाइल में आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल में आपका डाटा रिटेन करके रहेगा, ठीक है, वो लॉस्ट नहीं होगा। तो NV रैम क्या करती है, व्हेन वी रीस्टार्ट द कंप्यूटर, मान लो आपने कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है, आपने बीच में रीस्टार्ट किया कंप्यूटर को, ठीक है। तो आपने जब रीस्टार्ट किया तो पोस्ट फ्लैग, उसमें एक फ्लैग होते हैं। फ्लैग क्या है, फ्लैग भी अपने आप में एक रजिस्टर है। फ्लैग क्या है, ये क्या है, रजिस्टर है, कह सकते हैं एक मेमोरी यूनिट है। फ्लैग भी आपकी एक मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो पोस्ट फ्लैग वैल्यू स्टोर इन NV रैम। तो आपकी जो नॉन वोलेटाइल रैम है इसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है, जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। देखो, एक स्टार्ट करना और दूसरा रीस्टार्ट करना। तो स्टार्ट को हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। अगर सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम पे तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। और जब रीस्टार्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हॉट या वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम पे तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट करते हैं या तो उसको बोलते हैं हॉट या वार्म बूटिंग, ठीक है। तो जब आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो उसमें जो फ्लैग है, जो उसमें एक रजिस्टर है जहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर की गई है कि आपने सिस्टम रीस्टार्ट किया है या फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट किया है, तो सिस्टम को पता रहता है कि आपने फर्स्ट टाइम सिस्टम स्टार्ट किया है या आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो एक वैल्यू स्टोर हो जाती है फ्लैग के अंदर, और फ्लैग हमारा क्या है, एक रजिस्टर। और रजिस्टर भी आपका क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। रजिस्टर भी आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आपकी रैम स्टोरेज, रैम आपकी है मेमोरी यूनिट, ऐसे ही आपकी रोम है, तो ऐसे ही आपके रजिस्टर्स हैं, लेकिन रजिस्टर्स का साइज़ जो है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो फ्लैग जो है इसकी वैल्यू किसके अंदर, रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। तो क्या कह रहा है, व्हेन वी रिस्टार्ट द कंप्यूटर पोस्ट फ्लैग वैल्यू स्टोर इन NV रैम। तो उसकी वैल्यू जो है NV रैम में स्टोर हो जाती है, ड्यू टू विच सिस्टम स्टार्ट क्विकली, जिससे क्या है आपका सिस्टम जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कई प्रोग्राम पहले से लोड हो रखे हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर रहते हैं, उसकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में वो स्टोर रहते हैं। वो जल्दी से उन फाइल्स को एक्सेस कर लेता है और आपका सिस्टम जल्दी से एक क्विक स्टार्ट मोड में आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका NV रैम के बारे में। उसके बाद है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करें तो फ्लिप फ्लॉप आपके क्या है, 1 बिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। 1 बिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछ लेता है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप भी आपका क्या है, एक मेमोरी है, छोटी सी मेमोरी है, ठीक है, जिसमें 1 बिट ऑफ डाटा स्टोर करता है। कहने का मतलब आपको पता है कंप्यूटर डिजिटल बाइनरी फॉर्म में काम करता है, तो बाइनरी में मतलब 1 और 0, यानी 1 और 0 पे कंप्यूटर की पूरी फंक्शनिंग है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा 1 1 1 1 1, तो ये कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या है, 5 बिट। तो इनको स्टोर करने के लिए अगर मैं फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता हूँ तो मेरे को 5 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये 1 बिट है सिर्फ तो इसमें एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा, अगर ये 2 बिट हैं तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, अगर 3 है तो 3 फ्लिप फ्लॉप, और वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है 1 0 1 0 1 1। तो ये कितनी है आपकी बिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 बिट फ्लिप फ्लॉप की यूज़ होंगी, मतलब 7 फ्लिप फ्लॉप आपके यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये आपका टर्म जो है फ्लिप फ्लॉप, ये आपको याद रखनी है। इसमें कितना डाटा स्टोर होता है, 1 बिट ऑफ स्टोरेज। 1 बिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, मतलब एक बार में एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, या तो वो 1 या फिर 0, ठीक है। अब आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। देखो, रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप से बड़ा क्या है आपका
रजिस्टर है। तो रजिस्टर्स में एक फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन, मान लो आपका 5 बिट का है तो इसके अंदर क्या है 5 फ्लिप फ्लॉप आपके यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो रजिस्टर क्या है, बड़ा किससे है, फ्लिप फ्लॉप से बड़ा आपका क्या है, रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर मिलकर किससे बना है, फ्लिप फ्लॉप से। और सबसे छोटा बिट स्टोरेज डिवाइस आपका कौन सा है, फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर के बारे में है। तो कई बार ऐसे ही स्टेटमेंट आपकी पूछ ली जाती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। आपका ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन और कोई दे देगा, तो मतलब कि एक आपका कोई क्वेश्चन सेट करके दे देगा, तो उसमें आपको पर्टिकुलर टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि रजिस्टर एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। या रजिस्टर कैसा डिवाइस है, आपका स्टोरेज डिवाइस है या आपका हार्डवेयर डिवाइस है, कैसा डिवाइस है। तो मेनली रजिस्टर की जो फंक्शनिंग क्या है, एज ए स्टोरेज डिवाइस की है, ठीक है। और रजिस्टर्स मेनली आपके कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपके CPU में यूज़ होते हैं। जो आपका CPU है उसमें आपके रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैश। कैश क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी। कैश क्या है आपकी, फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी का मतलब ये आपके डाटा को एक तरह से अपने में स्टोर करके रखती है। जैसे मान लो आपने पहले कोई फाइल प्ले की, मान लो आपने कोई वीडियो की फाइल फर्स्ट टाइम प्ले की अपने सिस्टम में, या आपने वर्ड की फाइल ओपन की, ठीक है। आपने अगर वो फर्स्ट टाइम ओपन की है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको लोड होने में, लेकिन अगर वही फाइल आपने क्लोज करके नेक्स्ट टाइम ओपन की तो आप देखना उसको ओपन होने में टाइम पहले से कम लगेगा, नेक्स्ट टाइम पे वो फास्ट काम करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो करंट में आपने जितने भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन किए वो आपकी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। करंट का जितना भी आपका डाटा है वो कैश मेमोरी उसको रिटेन करके रखती है, ताकि अगर आपने दोबारा से उसी फाइल को ओपन किया, ठीक है, तो वो जल्दी से आपको एक्सेस करके देता है। वो आपकी फ़ाइल को हार्ड डिस्क से नहीं उठाता, वो फिर आपकी फ़ाइल एक तरह से रैम में ही रहती है और वहीं से आपकी रीलोड हो जाती है, ठीक है। देखो फंक्शनिंग आपकी क्या है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी है, रैम भी है। तो हार्ड डिस्क मैंने कहाँ पर लिखाई थी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, और रैम कहाँ पर लिखवाई थी, प्राइमरी मेमोरी में। तो CPU के नज़दीक कौन सी है, आपकी रैम है। हार्ड डिस्क कहाँ है, उससे दूर है। तो CPU को जो काम करने के लिए जो उसको मेमोरी चाहिए वो कौन सी है, रैम। लेकिन आपका डाटा कहाँ पर स्टोर है, आपकी हार्ड डिस्क में। और वो फंक्शनिंग कहाँ से करा रहा है, आपकी रैम और रोम से डाटा लेकर करा रहा है। रैम, रोम, रजिस्टर्स, कैश, यहाँ से उसको यूज़ हो रहा है अपनी प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो वो जब आपका हार्ड डिस्क से डाटा उठा रहा है तो हार्ड डिस्क से डाटा उठाने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क से डाटा उठाने में उसको क्या है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपने डाटा उठा लिया और वही डाटा आपको बार बार यूज़ करना है, फिर वो क्या करता है, फिर वो हार्ड डिस्क से डाटा नहीं उठाता, वो डाटा आपका क्या है, रैम में आ चुका है, तो वो वहीं से उसको बार बार यूज़ करता रहता है, जिससे आपकी स्पीड क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। स्पीड क्या है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शनिंग है। तो कैश आपकी कैसी है, एक फास्टेस्ट मेमोरी है। कैश कैसी है आपकी, फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। तो ये हमने कुछ टर्म्स इसकी देखी। अब मैं थोड़ा सा आपको SRAM के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने SRAM के बारे में डिस्कस किया था चार्ट में, तो SRAM क्या है, SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। SRAM आपकी क्या करती है, एक SRAM के बारे में देखेंगे। SRAM क्या है, SRAM के अंदर इसमें जो डाटा स्टोर होता है, SRAM के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, फ्लिप फ्लॉप। और ये क्या है, इट रिटेन द पेज, इट रिटेन द पेज। और ये आपकी क्या है, एक्सपेंसिव, ठीक है। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, मेनली आपको, और इसके अंदर एक चीज़ है कैश। मेनली हम SRAM के अंदर किसको यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी को, ठीक है। तो ये मेनली आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो SRAM के अंदर आपको देखने हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप जैसे मैंने बताया आपका एक मेमोरी डिवाइस है जिसमें 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं एक बार में। तो इट रिटेन द पेज, इट रिटेन द पेज का मतलब क्या है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पेज को रिटेन करके रख सकती है। ये किसी पेज को अपने में रिटेन करके रख सकती है। मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी लॉस हो गया है तो कुछ टाइम के लिए आपके उस पेज को रिटेन करके रखती है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंसिव,
एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिटेन करने की पावर है, तो इसलिए ये जो है कंपैरेटिवली कौन सी रैम के, एक आपकी एस रैम है और एक डी रैम है, तो डी रैम के मुकाबले ये क्या है आपकी एक्सपेंसिव है, और ये क्या है आपकी लेस एक्सपेंसिव। तो ये आपकी डी रैम जो है ये लेस एक्सपेंसिव है, ये आपकी एक्सपेंसिव है, ये रिटेन करके रखती है पेज, लेकिन ये क्या कर देती है पेज को रिफ्रेश कर देती है। रिफ्रेश का मतलब ये उसको कैच करके नहीं रख पाती है। मान ले कोई भी अपना डाटा ओपन किया और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो वो आपका डाटा जो है लॉस्ट हो जाएगा, वो आपको दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये क्या करती है, उसको रिफ़्रेश कर देती है। रैम जो है अपने आप को रिफ़्रेश कर लेती है, तो उसे पता नहीं लगता कि मेरी मेमोरी में कौन सा डाटा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस रैम जो है ये क्या करती है, उसको रिटेन करके रखती है। उसे पता होता है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बावजूद भी कि मेरी मेमोरी में लास्ट टाइम में कौन सा डाटा अवेलेबल था। तो अगर रिटेन करने की पावर है तो सीधी सी बात है वो एक्सपेंसिव भी होगी, और कैश मेमोरी इसके अंदर आपके एस रैम के अंदर आती है। इसके एग्जांपल लगा लो इसका जो भी है, तो कैश मेमोरी कहीं ना कहीं रिलेट करती है आपकी एस रैम को, ठीक है। और ये आपकी लेस एक्सपेंसिव है, और क्योंकि ये डाटा को रिटेन नहीं कर पाती इसलिए हमेशा रिफ्रेश करती रहती है इसको, ठीक है। तो ये मेनली एस और डी रैम में आपका डिफ्रेंशिएट था। अब आते हैं मेमोरी यूनिट के ऊपर, ठीक है। कौन कौन सी आपकी मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट से क्या समझते हैं बच्चे? देखो एक वर्ड है जैसे निबल, एक है बिट, एक है बाइट, एक है किलोबाइट, एक है मेगाबाइट, एक है गीगाबाइट, और एक है टीबी टेराबाइट, ठीक है। ये कुछ मेमोरी यूनिट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, या शॉर्ट फॉर्म लगा लीजिए, जिससे हम मेमोरी अपनी कंप्यूटर की जो फील्ड है उसमें डाटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, कितने साइज़ का डाटा है, तो उसके लिए कुछ मेमोरी यूनिट हैं, रिप्रेजेंटेशन है, डाटा को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये डाटा इतने साइज़ का है। उस डाटा के साइज़ को पता करने के लिए हम मेमोरी यूनिट डिफ़ाइन करते हैं, और इसमें मेमोरी यूनिट में देखेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ठीक है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो आपका कंप्यूटर जो है आपको पता है एक डिजिटल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? डिजिटल। डिजिटल है तो इसमें जो डाटा स्टोर होगा किसकी फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। और बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू। बाय का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल यानी वन। और बाइनो मतलब टू, जिसके अंदर दो चीज़ें हों। तो इसके अंदर दो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो हमारी हैं वन और ज़ीरो, ठीक है। तो कंप्यूटर की वर्किंग किस पे है हमारी? वन और ज़ीरो। कंप्यूटर हमारा सिर्फ वन और ज़ीरो को समझता है, तो हमारा जो है वो किस फॉर्म में काम करता है? बाइनरी फॉर्म में काम करता है कंप्यूटर। तो वन और ज़ीरो, तो वन और ज़ीरो जैसे मैंने लिखा, तो अपने आप में वन क्या है? एक सिंगल बिट है। वन क्या है? सिंगल बिट। और ऐसे ही जीरो भी अपने आप में क्या है? एक सिंगल बिट है, ठीक है। तो अगर मैंने वन लिखा, कंप्यूटर ने किसी कोड को चेंज किया और उसका मीनिंग आया वन, तो ये कितना डाटा स्टोर करेगी? वन बिट। कितना डाटा स्टोर करेगी? वन बिट। अगर मैंने लिखा 101010, तो यहाँ पर कितने हैं ये डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब इस डाटा को स्टोर करने के लिए कितना आपको स्पेस चाहिए? तो उसके लिए चाहिए आपको 6 बिट। कितना चाहिए? 6 बिट। 101010, ठीक है। अगर अब वो चाहे जीरो भी हो सकती हैं, सारे वन भी हो सकते हैं, कुछ वन हो सकते हैं, कुछ जीरो भी हो सकती है। कहने का मतलब हमें काउंट करना है एक डिजिट इक्वल टू एक बिट, ठीक है। तो टोटल 6 आपके बाइनरी डिजिट हैं, तो 6 बिट हो गया, ठीक है। अब अगर यही आपका 8 बिट का होता, मान लो ये होती 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये कितने हैं टोटल? 8 बिट, ठीक है। ऐसे ही 1 1 1 1,
या 0000, ये कितनी है आपकी 4 बिट, ठीक है, ये आपकी 8 बिट है। अब देखो मैंने इधर क्या लिखा है, बिट 1 अगर लिखा है तो वो आपका क्या है, एक सिंगल बिट है। क्या है, सिंगल बिट, ठीक है। तो बिट के अंदर क्या होगी, एक सिंगल बिट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी एक ही बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं, सिंगल बिट, ठीक है। बिट से बड़ा क्या है आपका निबल, या मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ, आप बिट को ऊपर लिख लीजिए और निबल को नीचे लिख लीजिए। बिट निबल ठीक है। तो बिट इट स्टोर्स, बिट के अगर डिफाइन करें, इट स्टोर्स सिंगल बाइनरी वैल्यू, इट स्टोर्स सिंगल बाइनरी डिजिट वैल्यू, ठीक है। सिंगल बाइनरी डिजिट वैल्यू मतलब या तो 1 को स्टोर कर सकता है और या फिर 0 को। एक बार में एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, यानी 1 बिट में आपका या तो 1 स्टोर होगा या फिर 0 स्टोर होगा। सेकंड है निबल, निबल में आता है 4 बिट, 4 बिट का एक निबल होता है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि 4 बिट इज इक्वलेंट टू निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन किस में होती है, 1 निबल में, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये 4 बिट है आपकी, तो ये इक्वलेंट टू क्या है, 1 निबल, इक्वलेंट टू 1 निबल, ठीक है। अब बाइट, बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट। अगर कहीं पर 8 बिट ऑफ डाटा है तो उसकी जो इक्वलेंट मेमोरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 बाइट। क्या होगी, 1 बाइट। जैसे 8 बिट का ये डाटा है आपका, तो ये इक्वलेंट टू कितना है, 1 बाइट। ये कितना है, इक्वलेंट टू 1 बाइट। अगर 8 बार 1 हमने मेंशन किया है तो इसकी जो मेमोरी होगी, जो मेमोरी ये यूज़ करेगा स्टोर करने के लिए, वो कितनी मेमोरी यूज़ करेगा, आपका 1 बाइट। 1 बाइट आपका जो है 8 बिट के इक्वलेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है केबी। केबी में क्या होगा, 1 केबी, इसमें आपकी कितनी बाइट आ जाएंगी, देखो अब तक बिट पे काम हो रहा था, एक बाइट में 8 बिट। अब इस डाटा को जो हमने है बाइट के अंदर 8 बिट वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो अब जो आगे चलेंगी वो हमारी चलेंगी बाइट्स में। किस में चलेंगी, बाइट्स में। अब बिट यहीं तक था, 8 बिट जो है हमने बराबर कर दिया 1 बाइट के बराबर, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होंगी। अब देखिए 1 किलो बाइट, किलो का मतलब क्या है, नॉर्मली हम अपनी आम भाषा में यूज़ करें किलो, किलो का मतलब 1000, जैसे 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम। 1 लीटर, तो 1 लीटर को 1 किलो लीटर भी बोल सकते हैं, तो मतलब 1000 ml, 1 किलो लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किलो जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1000 को, किलो क्या है, इक्वलेंट टू 1000, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसमें कंप्यूटर में देखें, 1 KB जो है इक्वलेंट टू किसके है, 1024 बाइट्स। 1 KB जो है इक्वलेंट टू 1024 बाइट्स, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 बाइट्स, ठीक है। 2 की पावर 10 होता है आपका 1024 और ये बाइट्स, ठीक है। तो 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं आपकी, 2 की पावर 10 बाइट्स और 1024 बाइट्स, ठीक है। इसके बाद है 1 MB। 1 MB, KB से बड़ा अब आपका क्या है, MB। तो MB में अब क्या आ जाएगा आपका KB, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 10 मेगाबाइट्स। देखो यहाँ पर बाइट्स को यूज़ किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, मेगाबाइट्स। अब 1 MB जो इक्विवेलेंट है 2 की पावर 10 किलोबाइट्स, ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 किलोबाइट्स, यानी 1024 KB। 1 MB इक्विवेलेंट टू 1024 KB, ठीक है। ऐसे ही GB अगर आता है 1 GB, तो ये हो जाएगा अब इसकी फॉर्म में, MB से बड़ा GB। तो GB में 1 GB में कितने MB, 1024 MB, यानी 2 की पावर 10 MB, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है, TB। तो 1 TB में क्या है, 2 की पावर 10 GB, यानी 1024 आपके GB।
तो टर्म्स आपको कहीं ना कहीं रिलेट हो गई होंगी, ठीक है। इनको मैं अलग से कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये आपका 1 निबल, ऐसे ही 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट आपका ये होगा, ठीक है। 1 MB क्या है, 2 की पावर 10 और 1024 किलोबाइट्स, ठीक है। ऐसे ही 1 GB इक्वल टू 1024 MB और 2 की पावर 10 MB। इनमें से कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, या तो आपको इस तरीके से पूछ लेगा कि 1 GB इक्वलेंट टू कितने MB, तो 1024 MB होगा ऑप्शन में, या फिर 2 की पावर 10 MB। इस तरह से या तो 2 की पावर में आपको दे सकता है, या फिर आपको टोटल वैल्यू भी मेंशन कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही 1 TB किसके बराबर है, 2 की पावर 10 GB और या फिर 1024 GB, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 1 MB में कितने आपके बाइट होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, 1 MB में आपके कितने बाइट। देखो ये तो है आपकी 2 की पावर 10 किलोबाइट, ठीक है, 2 की पावर 10 किलोबाइट। अगर मैं 1 MB में बाइट्स पूछूं, ये तो किलोबाइट है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले 1 MB इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स, तो 1 MB बाइट्स अगर पूछ ले क्वेश्चन कितनी बाइट्स हैं, ठीक है। तो 1 MB में कितनी बाइट, देखो 1 MB में किलोबाइट कितनी है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 किलोबाइट्स है, और किलोबाइट से जस्ट ऊपर आपका बाइट है, ठीक है। तो एक बाइट यानी 1 KB में कितने बाइट हैं, 1 KB में कितने बाइट हैं, 2 की पावर 10 बाइट्स हैं आपकी। तो कहने का मतलब ये कितनी हो गई अब, 2 की पावर 20 बाइट्स। देखो 1 MB इक्वल टू 2 की पावर 10 KB, लेकिन उसने बाइट्स में पूछा है, तो बाइट्स के लिए 2 की पावर 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछ लेता है 1 GB, तो 1 GB में आपके कितने हैं, 1 GB में आपके कितने हैं, 2 की पावर 10 MB है, 2 की पावर 10 MB है, ठीक है। अगर वो MB की जगह पूछ ले 1 GB में आपके किलोबाइट कितने हैं, 1 GB में आपके किलोबाइट कितने होंगे, ये तो MB तो डायरेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले 1 GB में आपके कितने KB होंगे, तो देखो MB से ऊपर क्या होता है आपका KB, तो 2 की पावर 10 MB 1 GB में है, और KB के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बाइट्स निकाला, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 10, ये आपके मेगाबाइट्स हैं, और 2 की पावर दोबारा 10 करेंगे तो ये आपकी जो है किलोबाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो 2 की पावर 20 किलोबाइट्स, तो 2 की पावर 20 किलोबाइट्स होंगी किसमें, 1 GB में, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर बाइट पूछ ले 1 GB में कितनी बाइट्स हैं, तो 1 GB इक्वल टू, देखो बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट, ठीक है। तो तीनों के लिए 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 30 2 की पावर 30 बाइट्स। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 GB इक्वल टू 2 की पावर 30 बाइट्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेमोरी यूनिट का कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस हम आगे जब करेंगे, तो कन्वर्जन का जब टॉपिक करेंगे हम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो थोड़ा सा इसको वहाँ पर भी देख लेंगे। और अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं MCQ के साथ, ठीक है। तो MCQ के साथ हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो MCQ एग्ज़ाम्स के अंदर जो हमारे आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो कुछ क्वेश्चंस वो हम करेंगे ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हमारे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं MCQ, ठीक है। तो MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है USB refers to फर्स्ट ए स्टोरेज डिवाइस, सेकंड ए प्रोसेसर, थर्ड ए पोर्ट टाइप, फोर्थ ए सीरियल बस स्टैंडर्ड। तो USB क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस एब्रीविएशन है इसकी। और USB हमारा क्या है, एक तरह से एक पोर्ट है। USB क्या है, पोर्ट है, जहाँ पर हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं या माउस
को इंसर्ट करते हैं या कीबोर्ड को इंसर्ट करते हैं या कोई भी आपका यूएसबी डिवाइस है, फ़ोन की चार्जिंग केबल भी आपकी यूएसबी है, अडेप्टर्स में जो केबल यूज़ होती है वो भी आपकी यूएसबी केबल है। तो ये सारे क्या है, एक पोर्ट है, यूएसबी पर्टिकुलर एक पोर्ट का नाम है। तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड ए पोर्ट टाइप। सेकंड है डीवीडी रेफर्स टू। सेकंड क्वेश्चन आपका डीवीडी रेफर्स टू। इसमें फर्स्ट है डिजिटल वीडियो डेवलपर। फर्स्ट क्या है, डिजिटल वीडियो डेवलपर, सेकंड डिजिटल वीडियो डिवाइस, थर्ड डिजिटल वीडियो डिस्क और फोर्थ नन ऑफ द अबव। देखो इसमें ऑप्शन एक होता है डिजिटल, कई बार ऑप्शन आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो कई बार आपका आंसर वो भी होता है। अगर ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, तो कई बार एग्जामिनर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को भी ठीक मानता है, लेकिन इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं है, तो आपका इसमें आंसर आपका थर्ड ही रहेगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क आपका डीवीडी का फुल फॉर्म है। उसके बाद है थर्ड, ए निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स। ए निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स 4, 8, 16, 32। ये आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर रखता है, तो आपको देखने हैं इस टाइप से क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो ए निबल मैंने अभी आपको बताया था, निबल में क्या है, 4 बिट का डाटा, 4 बिट डाटा मैक्सिमम स्टोर कर सकती है 1 निबल। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड, बताइए क्या है, ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड, ऑप्शन में 2, 255, 256, 1024 और 1025। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चन है। देखो आप 1 बाइट कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, ये आप सभी को पता है। और आपको पता है कंप्यूटर की जो मेमोरी है या कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है बाइनरी फॉर्म में 1 और 0 की फॉर्म में करती है। तो हम जितना भी इसकी डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो 2 की पावर में करते हैं। किसकी पावर में, 2 की पावर में। तो 8 बिट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 8 कितना है, 256, यानी 256 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। 2 की पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और 0 से इसने स्टार्ट किया है, तो बाइट के अंदर वो कह रहा है कितने नंबर हो सकते हैं आपके। तो 0, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ है, 255। तो 0 to 255, तो ऑप्शन में 255 कौन सा आपका, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। ये आपका IBPS क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो गीगाबाइट यानी जीबी में कितने, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या 1024 गीगाबाइट्स। तो एक गीगाबाइट में कितनी होती हैं, आपका आंसर इसमें हो जाएगा 1024 मेगाबाइट्स। देखो मेगाबाइट के नीचे मैंने गीगाबाइट लिखवाया था, यानी मेगाबाइट से बड़ी यूनिट आपकी कौन सी है मेमोरी की, गीगाबाइट। तो अगर 1 गीगाबाइट की बात करते हैं तो उसमें 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो आपका सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी। देखो मेन मेमोरी आपकी क्या है, रैम। मेन मेमोरी क्या है आपकी, बेसिकली रैम, ठीक है। अगर मेन मेमोरी की बात करते हैं तो रैम आपकी क्या है, मेन मेमोरी, और हार्ड डिस्क क्या है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी का साइज़ एक्चुअल क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के साइज़ से छोटा होता है, यानी हार्ड डिस्क का साइज़ आपका बड़ा होता है किससे, आपकी रैम से। देखो रैम आपकी अवेलेबल होती हैं 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ठीक है नॉर्मली। तो रैम क्या है, आप कोई भी काम कंप्यूटर में करते हैं तो उसकी स्पीड कैसी है कंप्यूटर की, तो वो बेसिकली डिपेंड है आपकी रैम के ऊपर। जितनी बड़ी आप रैम लगाएंगे उतना ही फास्ट एक्सेस उसको करने में, उस डाटा को फैच करने में आपकी आसानी रहेगी, ताकि वो फास्ट एक्सेस उस पर हो सके CPU के द्वारा, ठीक है। तो आपकी रैम जो है वो डिपेंड करती है आपकी स्पीड को लेकर, ठीक है। आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है वो बेसिकली आपकी रैम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वर्चुअल इसमें कंसेप्ट है वर्चुअल स्टोरेज। इसका आंसर क्या रहेगा, वर्चुअल स्टोरेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी। तो आपकी जो रैम है ना वो कई बार वर्चुअल मेमोरी का काम करती है। वर्चुअल मेमोरी का काम कैसे करती है, एक्चुअल में वर्चुअल मेमोरी
कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक इल्यूजन है कि वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो रैम है, उस रैम का जो साइज़ है उसको एक तरह से उसका साइज़ को बढ़ा दे, और उसके साइज़ को बढ़ाने का मतलब है उसकी स्पीड को मेंटेन रखे या उसकी स्पीड को बढ़ा दे। तो रैम का साइज़ बेशक से कम है, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट है, इस तरह से एक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन है इसमें कि आपकी जो रैम है ना उसके साइज़ को बढ़ा दिया है आपकी हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कि एक तरह से वो जो रैम है ना वो पूरा एक हार्ड डिस्क का रूप ले रही है, मतलब उसके साइज़ को एक तरह से बढ़ा दिया है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। क्यों बढ़ाया है? ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और उससे डाटा जो फैच है वो आपका नॉर्मली एक सुपर फास्ट पोजीशन में वो आपका काम करता रहे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है इल्यूजन की फॉर्म में। वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक इल्यूजन है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक इल्यूजन है। किसका? एक बड़ी मेमोरी क्रिएट करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश। फ्लैश क्या है? आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, रैम या नन ऑफ दिस। तो फ्लैश मेमोरी में हमने पढ़ा था, फ्लैश क्या है? एक हार्डवेयर। फ्लैश मेमोरी आपकी क्या है? हार्डवेयर ही तो है। जो आपकी एमएमसी कार्ड वगैरह हैं और जो आपके ये पेन ड्राइव हैं वो सारी आपकी फ्लैश मेमोरी के अंदर आती हैं। तो वो एक बेसिकली हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकते, ना ही वो रोम हो सकती, ना ही रैम हो सकती, क्योंकि फ्लैश जो है आपका किस में है? सेकेंडरी मेमोरी है, और जबकि रैम और रोम आपका पार्ट है आपके प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका आंसर हो गया हार्डवेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा? ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैक्सिमम डाटा किसके अंदर आपका स्टोर हो सकता है? तो मैक्सिमम डाटा मैंने बताया था मैग्नेटिक टेप के बारे में, जब बताया था, जब मैंने एग्जांपल उसमें फिल्म्स के बारे में दिया था। फिल्म स्टूडियो में जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो किस में होती है? मैग्नेटिक टेप्स में, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा आपका होता है वो ह्यूज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आपका फोर्थ, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स। ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है। माउंटेड ऑन रील्स, जो रील्स आपकी होती है मैग्नेटिक टेप में क्या है? आपकी रील ही तो है, मैग्नेटिक रील हैं जिससे पर आपका क्या है? डाटा स्टोर होता है। तो ये किस में यूज़ होती है? मैग्नेटिक टेप्स में। तो थर्ड इसका आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर। इसमें से आपकी कौन सी चिप जो है फास्टर है? देखो वैसे तो मैंने कैश मेमोरी के बारे में बताया था कि वो फास्टर है, सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपको इसमें से देखकर बताना है कि इसमें कौन सी फास्ट है। तो देयर इज़ नो सर्टेनिटी। सेकंड है डी रैम, फिर है एस रैम, फिर है रैम। तो मैंने जब एस रैम और डी रैम के बारे में बताया था तो एस रैम के बारे में बताया था कि एस रैम जो है आपकी फास्टर है। तो एस रैम इसका राइट आंसर है, और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है SBI क्लर्क एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्शन आपके हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डाटा बस डिस्क, मेमोरी डिस्क एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो ऑप्टिकल डिस्क आपकी कौन सी हैं? ऑप्टिकल डिस्क में मैंने CD और DVD के बारे में बताया था आपको। तो आपकी DVD जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखो इस क्वेश्चन में आपकी फॉर्म इसने चेंज कर दी, पहले क्या थी? डिजिटल वीडियो डिस्क, एक क्वेश्चन हमने किया था, अब यहाँ इसने दे दिया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद बैंक PO एग्ज़ाम में आया हुआ है, और इसका आंसर जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन A, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। क्योंकि DVD में आप क्या करते हैं? ऑप्टिकल यानी लाइट की फॉर्म में जो सिग्नल्स हैं, रेज हैं, उससे आप डाटा को क्या करते हैं? रीड करते हैं या राइट करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर फर्स्ट डायनामिक, सेकंड स्टैटिक, थर्ड वोलेटाइल, फोर्थ नॉन वोलेटाइल और फिफ्थ फॉल्टी। कैश एंड मेन मेमोरी की बात कर रहा है यहाँ पर। क्या कह रहा है? कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? कहीं ना कहीं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात कर रहा है। वोलेटाइल में आपका क्या है? डाटा लॉस्ट हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल में आपका क्या है? रिटेन करके रखता है। तो आपकी जो स्टैटिक रैम है वो नॉन वोलेटाइल में है, और आपकी जो डायनामिक है वो वोलेटाइल में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो
विल नॉट बी एबल टू होल्ड, विल नॉट बी एबल टू होल्ड का मतलब वो उसको विल नॉट बी एबल टू रिटेन, उसको अपने पास रख नहीं सकती है। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा वोलेटाइल। वोलेटाइल में क्या है, डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। और ऑप्शन है रैंडम, सीक्वेंशियल, कॉन्टिन्यूस, डायरेक्ट। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज। तो देखो एक्सेस मोड, एक्सेस या तो आपका रैंडम हो सकता है या सीक्वेंशियल। ठीक है, जब मैंने चार्ट बताया था उसके अंदर भी आपको ये दोनों टर्म एक्सप्लेन की थी, रैंडम और सीक्वेंशियल। ठीक है, तो रैंडम, सीक्वेंशियल या डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो, और कॉन्टिन्यूस या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, नॉट एन एक्सेस मोड। नॉट एन एक्सेस मोड मतलब रैंडम भी आपका एक एक्सेस मोड है। रैंडम में आपका जैसे हार्ड डिस्क से डाटा उठता है वो आपका रैंडमली उठता है। ठीक है, और सीक्वेंशियल जो आपकी रैम होती है वो भी आपका रैंडम डाटा कहीं से भी उठाती है। तो रैंडम भी आपका एक मोड है। सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप्स का आपको एग्जांपल दिया था, वो भी होती है। कॉन्टीन्यूस में आपका सीक्वेंशियल को ही कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। सीक्वेंशियल में ही जैसे आपका कोई वीडियो प्ले हो रही है तो वो भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में भी हो रही है। तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में हो तो रही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया है अगला ऑप्शन है डायरेक्ट। डायरेक्ट आपकी मेमोरी एक्सेस जो है वो आपकी कौन सी है, रैम करती है डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट एन एक्सेस मोड। तो नॉट एन एक्सेस मोड, सीक्वेंशियल हम कंप्यूटर की टर्म में तो सीक्वेंशियल यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस का यूज़ नहीं करते हैं। तो कॉन्टीन्यूस कोई मतलब कि एक टर्म हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं मेमोरी में, हम कॉन्टीन्यूस की जगह यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल। तो कॉन्टीन्यूस हम इसको ऑप्शन टिक करेंगे, तो कॉन्टीन्यूस इसमें आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है the primary device that a computer uses to store information. The primary device that a computer uses to store information. TV, storehouse, desk, hard drive, none of these. सिंपल क्वेश्चन है और आंसर आपका रहेगा हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका हार्ड ड्राइव ही है जहाँ पर आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हार्ड ड्राइव मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपका क्या है, एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का डिवाइस। इसके बाद क्वेश्चन है, ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन। ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन। देखो मैंने अभी जब मैग्नेटिक डिस्क कराया था उसमें दो पार्ट थे, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आपका SBI PO के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, पोर्टेबल, नन ऑफ दिस। देखो मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल मैंने फ्लॉपी डिस्क दिया था। अब फ्लॉपी डिस्क और दूसरा क्या था उसमें, आपका हार्ड डिस्क था। तो हार्ड डिस्क तो एक बार अगर आपने लगा दिया अपने CPU में तो वो फिक्स हो जाता है, फिर आप बार बार उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जितना भी विंडोज़ है, आपके जितने भी प्रोग्राम, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किए हैं या इंस्टॉल करके आपने डलवाए हुए हैं, वो सारा आपकी हार्ड डिस्क में रहता है। तो आप हार्ड डिस्क को बार बार चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार लगा दी तो वो आपकी थ्रू आउट द, जब तक आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो जब तक आपकी यूज़ में रहेगी, आप उसको बार बार निकाल नहीं सकते। लेकिन आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क में क्या करते हैं, हम जस्ट उसको इंसर्ट करते हैं, आपका डाटा उसमें डाल लिया आपने, आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसमें रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है, इसलिए इसको बोलते हैं आपकी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन फ्लॉपी डिस्क आजकल हमारी यूज़ में भी नहीं है, तो क्वेश्चन फिर भी इसके ऊपर पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए फ्लॉपी डिस्क जो है हमारी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, द CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड टू, द CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, प्ले म्यूजिक, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, कंट्रोल डिजिटल इन्फॉर्मेशन या नन ऑफ द अबव। और ये भी आपके इलाहाबाद बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो CD-ROM ड्राइव का यूज़ क्या कैसे करते हैं हम, CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करने के लिए हम CD-ROM का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CD-ROM में हम सिर्फ उस फाइल को रीड करा सकते हैं, ना तो वहाँ हम राइट कर सकते, ना हम उसमें
आपकी डीवीडी फाइल, डीवीडी की जो डीवीडी हैं आपकी, उनको वहाँ पर रन करा सकते हैं। सीडी में सिर्फ आपकी सीडी चलेंगी, ठीक है। डीवीडी रोम में आपकी बोथ सीडी एंड डीवीडी चल जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको जब सीडी डीवीडी के बारे में बताया तो बताया था सीडी जो है आपकी कंपेरेबल छोटी होती है किससे, डीवीडी से, ठीक है। और फंक्शंस भी जो डीवीडी के हैं सीडी के कंपेयर में उसके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एमबी। फुल फॉर्म ऑफ एमबी, तो एमबी की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शंस में मेगा बाइट्स, ठीक है, मेगा बाइट्स। इसके बाद क्वेश्चन हम लेंगे इसमें यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी जो मेमोरी है उसमें जो स्टोर करने की जो यूनिट है कंप्यूटर में वो क्या होगी। तो ऑप्शन आपके हैं मीटर्स, बिट, बस, क्यूबिक मीटर, नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की वो क्या है, बिट। तो हम जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो बिट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी आपका 1 और 0 की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रोम। रोम के बारे में मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की रोम है। तो इसमें से आप देखो सही राइट आंसर क्या होगा, इसने पूछा है नॉट ए रोम। तो पी रोम भी आपकी एक रोम है, ईपी रोम भी रोम है, डबल ईपी रोम भी रोम है, ईडी रोम एज सच कोई रोम नहीं है। तो ईडी रोम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। ऑप्शन सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। ये भी आपका आईबीपीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए डायरेक्ट जंप कौन सा कर सकता है, सीक्वेंशियल तो कर नहीं सकता, क्योंकि सीक्वेंशियल में क्या है, एक बार जहाँ से आपने चला दिया वो वहीं से कंटिन्यू चलता रहता है। तो नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रैंडम मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, कहीं से भी। अगर आपने अभी वीडियो फाइल चलाई तो रैम में क्या है, अभी वीडियो फाइल चल जाएगी। अगर आपने नेक्स्ट टाइम पे कोई ऑडियो फाइल चलाई तो ऑडियो फाइल आके रैम में चल जाएगी। फिर आपने कोई टेक्स्ट फाइल उठा ली या पीपीटी उठा ली, तो रैंडमली डाटा आपने उठाया इधर उधर से, तो वो उसके लिए क्या है आपकी रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो आपका कहीं से भी जंप कर सकती है, जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है डाटा उस पर डायरेक्ट जंप कर सकती है। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी। ये भी आपका एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। फर्स्ट है आपका एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, सेकंड एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड है एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, फोर्थ ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स, और फिफ्थ नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको बताया था कि इल्यूजन है, लार्ज मेमोरी का एक इल्यूजन है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपको जहाँ इल्यूजन वर्ड नज़र आ रहा है, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, हम मेन मेमोरी को एक लार्ज मेमोरी के रूप में देखते हैं, उसका जस्ट एक इल्यूजन है वर्चुअल मेमोरी। ये एक कंसेप्ट है, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी क्या अपने आप में एक कंसेप्ट है। एक्चुअल में वो मेमोरी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वर्चुअली हमने उसको ऐसा क्रिएट किया है कि वो एक बड़ी मेमोरी के रूप में दिखाई दे। डायनामिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड देन स्टैटिक रैम। तो डायनामिक और स्टैटिक के बीच में एक तरह से डिफरेंस है। तो डायनामिक रैम क्या करती है, आपकी लेस लेती है, आपकी ज़्यादा लेती है पावर। तो इसमें देखेंगे कि आपका ऑप्शन मोर या फास्टर, मोर स्लोवर, लेस स्लोवर, लेस फास्टर या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर रहेगा डायनामिक रैम जो है कंज्यूम लेस पावर एंड स्लोअर देन द स्टैटिक रैम। वो डायनामिक रैम से ही क्वेश्चन को कंपेयर करा रहा है, ठीक है। तो डायनामिक रैम जो है कंज्यूम करती है लेस पावर एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम। तो लेस पावर है और वो उससे स्लोअर भी है, क्योंकि आपका स्टैटिक में मैंने एग्जांपल दिया था कैश मेमोरी का। तो कैश जो है वो स्टैटिक है, ठीक है, और स्टैटिक है तो कैश जो हमारी फास्ट है, तो स्टैटिक ऑलरेडी आपकी फास्ट हुई। तो डायनेमिक के रिस्पेक्ट में वो फास्ट है, लेकिन यहाँ इसके डायनेमिक के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल देंगे, फिर डायनेमिक जो है स्लो है, किससे, स्टैटिक रैम से।
तो आपका इसलिए थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो एक जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, साइज़ है। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी है उसमें नॉर्मली हमारा जो साइज़ है वो कितना है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.45 MB, 1.44 MB। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है वो साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम डाटा उसमें आपका आता था, और आजकल वो यूज़ में भी नहीं है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी। वो आज से 20 साल पहले के अकॉर्डिंग जैसा डाटा यूज़ करते थे हम, उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठती थी। लेकिन अब जो डाटा है हमारा मल्टीमीडिया काफ़ी यूज़ हो गया है, तो उसमें मल्टीमीडिया डाटा हमारा स्टोर नहीं होता था, इसलिए वो रिप्लेस कर दिए हैं किसने, आपके मल्टीमीडिया डिवाइसेस ने। तो इसमें इसका साइज़ पूछा है, तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ था इसका था आपका 1.44 MB। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया आपका कि आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, उसका नॉर्मली क्या साइज़ था। तो उसमें जो हमारा डाटा का साइज़ जो हम ले सकते थे वो था 1.44 MB। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है इसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन है वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। जो डाटा एंड प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, तो कहाँ पर यूज़ होते हैं, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। ऑप्शन प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जो प्रोग्राम्स और डाटा यूज़ करते हैं वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर में, तो कहाँ पर होते हैं, आपकी स्टोरेज में। और स्टोरेज क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है। ये सारी जो स्टोरेज यूनिट मेमोरी है आपकी, वो कौन सी हार्ड डिस्क क्या है, आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, स्टोरेज। इनपुट आउटपुट कोई लॉजिक नहीं है इधर इसमें, ना ही आपका प्रोसेसिंग यूनिट। आपका जो स्टोरेज है वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं, आपकी हार्ड डिस्क, और जितने भी आपकी मेमोरी के डिवाइसेस वो सारे किस में आते हैं, आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका सी, थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्ट्स एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग, डैश एक्ट एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU देयर बाय इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है IBPS के क्लर्क के एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन है रोम, रैम, टेम्परेरी मेमोरी, कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो बताइए इसमें आंसर क्या रहेगा। हाई स्पीड होल्डिंग एरिया की बात कर रहा है, हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU। मेमोरी यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेन मेमोरी को। ठीक है, तो मेन मेमोरी और CPU के बीच में आपका कौन सा काम करता है, मैंने आपको बताया था, वो आपकी क्या थी, कैश मेमोरी। तो इसमें आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका, ये आपका IBPS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द कंप्यूटर एब्रीविएशन KB। सिंपल क्वेश्चन है, द कंप्यूटर एब्रीविएशन KB यूजुअली मीन्स की ब्लॉक, कर्नल बूट, की बाइट, की बिट या किलोबाइट। तो अभी जब मैंने आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताया था तो KB की फुल फॉर्म क्या बताई थी, किलोबाइट। तो किलोबाइट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बिट इज़ शॉर्ट फॉर, और ये क्वेश्चन भी आपका SBI क्लर्क के एग्जाम में पूछा हुआ है। द टर्म बिट इज़ शॉर्ट फॉर फर्स्ट मेगाबाइट, सेकंड बाइनरी लैंग्वेज, थर्ड बाइनरी डिजिट, फोर्थ बाइनरी नंबर। तो बिट क्या है, बिट आपकी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, किसकी, आपकी मेमोरी की। तो इसमें ऑप्शन देखें तो मेगाबाइट भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है, बाइनरी लैंग्वेज कुछ ऐसा होता नहीं है कुछ भी, बाइनरी डिजिट इसको देखते हैं, या फिर बाइनरी नंबर। तो बिट की बात करता है, बिट क्या है, एक बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, मान लो 1 और 0 मैंने लिखा, तो ये एक बिट है, और ये भी एक बिट है। ठीक है, तो ये भी बिट है, ये भी बिट है। तो ये बाइनरी डिजिट क्या है, बेसिकली आपका एक बाइनरी डिजिट है। बिट जो है आपकी क्या है, एक बाइनरी
डिजिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 मेगाबाइट मैंने आपको बताया था 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होगा इसमें से, आपका 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है। ए निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स, ए निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स, तो ए निबल कितने बिट्स के इक्विवेलेंट है, 4 बिट, कितने बिट्स के इक्विवेलेंट है आपका 4 बिट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट्स, तो 1 गीगाबाइट में कितनी बाइट्स होंगी, तो 10 की पावर 3 बाइट्स, 10 की पावर 6 बाइट, 10 की पावर 9 बाइट्स या 10 की पावर 12 बाइट्स। तो आपकी गीगाबाइट्स में आपकी होंगी 10 की पावर 9 बाइट्स, 10 की पावर 9 बाइट। ठीक है, इसमें आपका क्या आंसर रहेगा, 10 की पावर 9 बाइट कितनी 1 गीगाबाइट में आपकी बाइट्स जो पूछी हैं वो आपकी ये रहेंगी 10 की पावर 9 बाइट्स। एक बार क्वेश्चन ये खुद से सोल्व करेंगे, अगर नहीं आता है फिर मैं आपको बताऊंगा, कमेंट्स में आप मेरे को लिखकर भेजेंगे। द प्रीफिक्स किलो रेफर्स टू अप्रोक्सीमेटली, किलो, किलो के बारे में पूछा है, प्रीफिक्स जो हम किलो बाइट, आपका मेगाबाइट, किलो बाइट्स, तो किलो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किलो के लिए इसमें ऑप्शन है 1000, 1 मिलियन, 100, 1 बिलियन और नन ऑफ दीज। तो किलो किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, 1000 को रिप्रेजेंट करेगा, किलो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000। ठीक है, इसके बाद एक कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, जीरोज और 1 इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नोन एज, बताइए क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, जीरोज और 1s इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो आपकी 8 बिट्स, 8 अगर आपके 0 और 1 हैं और 8 बार आपने उसको मेंशन किया है, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, 8 बिट का क्या बन जाएगा आपका बाइट, 8 बिट का क्या बन जाएगा आपका एक बाइट, तो ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका बाइट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे एमसीक्यू बेस्ड, आपके मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो भी आपका टॉपिक लूँगा वो विद एमसीक्यू के साथ लूँगा, तो जिससे आपका टॉपिक के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एक ओवरव्यू तो मिलेगा ही, साथ के साथ आप क्वेश्चंस भी बाद में अगर देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको ये नहीं लगेगा ये क्वेश्चन कैसे किस तरह से फ्रेम हो रखा है। तो साथ साथ मैंने एमसीक्यू में भी कई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।